से पहले मैं आपसे एक कोट कहना चाहूँगी कि वन टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ टेक लेस देन 30 seconds बट ओनली इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। सो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है और इसके लिए मैं लेकर आई हुई ये वीडियो। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ टीचिंग। सो व्हाट इज़ टीचिंग एक्चुअली? ओके, टीचिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। जैसे कि मैं आपको ये कंटेंट पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कुछ नॉलेज दे रही हूँ, कुछ नॉलेज दे रही हूँ। तो नॉलेज देना किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझाना, दैट इज़ द टीचिंग। सो इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग by creating conditions in which learners can acquire knowledge, skills, values और attitude। मतलब आप इस एक एनवायरनमेंट या ऐसा एनवायरनमेंट फैसिलिटेट करना किसी लर्नर को और उसे एक नॉलेज प्रोवाइड करना स्किल्स, अपने स्किल्स के ज़रिए, और उसे कुछ जो वैल्यूज़ है, कैन एक्वायर द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड। सो लर्नर को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, वो नॉलेज प्रोवाइड करना, ओके, जिससे कि वो जो टीचिंग है वो फैसिलिटेट हो सके। Now, teaching is not merely telling or lecturing, it is guiding, मोटिवेटिंग, हैंड होल्डिंग वाली चीज़ आती है इसके अंदर, फैसिलिटेटिंग आता है, इसके अंदर इवैल्यूएशन भी आता है। हमें एक टीचर ये भी देखता है कि ना सिर्फ गाइड करना, इसके अलावा उसे मोटिवेट करना भी होता है, उसे हर एक हर स्टेप पर उसको एनकरेज करने की भी एक ये वाला स्टेप भी आता है। उसके साथ साथ इवैल्यूएशन का भी काम टीचर का होता है। नाउ की पॉइंट्स ये होता है कि टीचिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए? इंटरैक्टिव होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ बोरिंग और बोर्डम काइंड ऑफ थिंग। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि टीचर जो है पढ़ाता जा रहा है पर जो लर्नर है इज़ नॉट ग्रैबिंग दैट कंटेंट, तो फिर वो टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। सेकंड, इट इज़ गोल ओरिएंटेड, कि एक कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो वो उसके लिए एक प्रॉपर गोल होना चाहिए कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पर पढ़ा रही हूँ तो मेरा गोल क्लियर है कि आज कुछ टॉपिक्स जो हैं मुझे आपको क्लियर करने हैं। दैट इज़ माई टूडेज गोल इन दिस वीडियो। नाउ इट इज़ बोथ, ये आर्ट एंड साइंस दोनों है। टीचिंग फोकसेस ऑन लर्निंग आउटकम्स, नॉट ओनली कंटेंट डिलीवरी। सो ये टीचिंग जो होती है वो कंटेंट डिलीवरी पर ही फोकस नहीं करती, इसके अलावा वो ये भी देखती है कि लर्नर जो है उसको वो नॉलेज मिल रही है कि नहीं, उसको कुछ सीखने को मिला या नहीं। Now, what are the objectives of teaching? Objectives describes what learner should be able to do after instruction. So, objectives basically क्या होते हैं कि just for example कि आज इस वीडियो का objective क्या है कि कुछ जो टॉपिक्स हैं इसके जो मैं अभी मेंशन करती जा रही हूँ, उन टॉपिक्स के बाद आई विल मेक श्योर कि आपको जो है किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत ना आए। दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास। सो ऑब्जेक्टिव मीन्स कि जो भी लर्निंग आउटकम है वो यहाँ पे एक लर्नर जो है वो मतलब वो उस वीडियो से या उस क्लास से सीख रहा है नहीं। नाउ कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो सकते हैं। द फर्स्ट इज अ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट इज दिस? नाउ जैसे हमारा जब अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आता है या उस नॉलेज को अप्लाई करने वाला पार्ट आता है तो उसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। जैसे एक जो स्टूडेंट है उसको ऑलरेडी एक डिमांड लॉ पता है तो उसने उस डिमांड लॉ को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो उसे ऑलरेडी वो क्या है, दूसरे जो स्टूडेंट्स उसको समझाया कि डिमांड लॉ होता क्या है, उसने एक्सप्लेन किया और कैसे उसे अप्लाई करना है वो भी स्टूडेंट्स को समझाया। दैट इज़ द एक्सप्लेनिंग पार्ट, दूसरों को समझाने वाला पार्ट। दैट इज़ अ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। सो इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है दैट स्टूडेंट एक्सप्लेन्स अ डिमांड लॉ। सेकेंड इज अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स क्या इंक्लूड करता है? एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इमोशंस। ना जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं या फिर हम बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें भी बिजनेस क्या कैसे होना चाहिए? एथिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसका जो बिजनेस का मेन एम है अगर प्रॉफिट कमाना है, इट मीन्स कि आप इलीगली भी आप मतलब बिजनेस कर सको, ऐसा भी नहीं है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए एथिकल होना चाहिए। एथिकल वे में हम लोग गोल्स को अचीव करने चाहिए, तब हम जाके अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे होंगे। ओके, इट इंक्लूड्स
एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस. सो ओके, जैसे कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी प्रोफेशनल है, तो वो अपना जब काम करेगा वो उसको एथिकल मैनर में ही करना होगा. अगर वो इलीगल वे में कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ है, इमोशंस है, वो उसे एक तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है. ओके, नेक्स्ट इज द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट इंक्लूड स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, परफॉर्मेंस. बेसिकली परफॉर्मेंस को एक ध्यान में रखता है कि परफॉर्मेंस कैसी है किसी भी चीज़ की. जैसे स्टूडेंट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इट मीन्स कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरा अच्छे से बनाना आता है. तभी जाके पहले उन्होंने ट्रेडिंग एंड पेंजल बनाना सीखा होगा, लेजर्स बनाने सीखे होंगे, जनरल्स को बनाना सीखा होगा, ट्रायल बैलेंस सीखा होगा, एंड तब जाके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं. तो पूरा एक परफॉर्मेंस होता है, एक एक प्रोसीजर होता है. उस प्रोसीजर को हमें गो थ्रू करके स्टूडेंट्स गो थ्रू करते हैं, एंड देन वो दे आर एबल टू मेक दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट. जो प्रोसीजर है, अगर वो सीख रहे हैं, अगर समझ जाते हैं, तभी जाकर वो एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं. सो यहाँ पे एम्फेसिस किसको दिया जा रहा है? परफॉर्मेंस को. ओके, नाउ जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव में, दैट स्टूडेंट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, तो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया होगा, एंड देन आफ्टरवर्ड्स उन्होंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया. तो मतलब it is emphasizing on the performance of that particular student. Now अब ये हम समझते हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग मतलब क्या होता है. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम. इन टीचिंग एप्टीट्यूड लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ना जब मेमोरी लेवल टीचिंग की बात करें तो ये बेसिकली जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जब ABCD सीखते हैं तो उन्हें हर एक लेटर को रटाते हैं. रोड लर्निंग होती है, उन्हें रटाया जाता है. राइट. ऐसा नहीं होता कि उन्हें समझाते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि छोटे बच्चों को ये बताएं कि मतलब ए फॉर एप्पल हम क्यों बोलते हैं, बी फॉर बॉल क्यों बोलते हैं. हम वो छोटा बच्चे जो है वो नहीं समझ पाएगा, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी नहीं है, और इस वजह से उसे क्या करवाया जाता है? रोड लर्निंग करवाया जाता है. लेकिन जैसे जैसे वो धीरे आगे बड़ा होता है, देन उसको समझ में आता है कि अगर हम ये चीज़ रट रहे हैं या फिर अगर हम चीज़ें लर्न कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं. तो वो आगे धीरे धीरे होता है. बट इस लेवल ऑफ टीचिंग में रोड लर्निंग करवाते हैं. इट फोकसेस ऑन रोड लर्निंग एंड रिकॉल. ये टीचर सेंटर्ड होता है, मतलब यहाँ पे टीचर ही सारा रोल प्ले कर रहा होता है, टीचर ही बच्चों को समझाता है, और जो बच्चे हैं वो टीचर के अकॉर्डिंग ही अपने नॉलेज को ग्रैब करते हैं. फिर इसमें मेमोराइजेशन, डिक्टेशन आता है, मेमोराइजेशन आता है इसके अंदर, रिकॉलिंग आती है. रिकॉल करने मतलब मेमोराइजेशन है तो ऑफकोर्स रिकॉलिंग आई, और रिकॉल करने के बाद एक बच्चा जो है पोएम को रिकॉल करेगा, फिर उसको रिकॉग्नाइज करेगा दैट अरे हाँ ये तो वही पोएम है. लाइक अगर हम लोग छोटे छोटे बच्चे तो होते हैं तो वो उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाते हैं. सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जब बच्चे धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स रोड लर्निंग से वो इतना लर्न हो जाता है कि वो भूलते ही नहीं उस चीज़ को. ओके, तो ये चीज़ क्या हो गई? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट जो आता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे अगर प्रैक्टिकली देखें तो जितने भी हमारे 9th 10th 11th 12th के बच्चे होते हैं वो इस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं कि वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं या खुद से वो पढ़ लेते हैं. उनको टीचर की थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एंड आफ्टरवर्ड्स वो अपने सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना, समझना, अपने आप से समझना, वो चीज़ उनके अंदर आ जाती है. सो मेनली किस पे फोकस किया जाता है? मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन पे. एक बार टीचर उनको एक कॉन्सेप्ट समझा देता है, एंड देन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप से और कॉन्सेप्ट को लर्न करना शुरू कर देते हैं. यूज़ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं, कंपैरिजन्स के थ्रू समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें समराइज़ करते हैं. हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद जो बच्चा होता है वो अपने आप ही समझने लगता है कि यार ये चीज़ अगर हो रही है, कोई चीज़ अगर अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्यों जो है इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, क्यों इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट्स के कम या ज़्यादा होने से
इन्फ्लेशन पे क्या, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, राइट, मनी सर्कुलेशन कितना हो रहा है, और क्या नाम है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन सब के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो कैपिटल मार्केट है, चाहे वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी क्या बोल सकते हैं, इसका जो इफेक्ट है, कॉजेज है, उसको समझने लग जाता है। थर्ड लेवल जो आता है वो सबसे हायर लेवल है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम हाईएस्ट लेवल बोलते हैं। इस लेवल पे जो बेसिकली जो रिसर्चर्स होते हैं, और जो लोग जैसे यूजीसी नेट में जितने भी लोग हैं, वो जो रिसर्च कर रहे होते हैं अपनी अपनी, राइट, लर्नर सेंटर्ड होता है, और एनकरेज ओरिजिनलिटी एंड जजमेंट, और उनमें अब इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी होती है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करे, अपने आप से जो है जजमेंट कर सके, एनालाइज कर सके डेटा को, और उसके बाद इवेलुएट कर सके, खुद जस्टिफाई कर सके। इस वाले स्टेज पे एक लर्नर को एक टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, और वो खुद से सारे चीज़ें संभाल लेता है, एंड ओके, और जो है जजमेंट लेने की कैपेसिटी भी उसके अंदर आ जाती है। लाइक वो किसी भी सिचुएशन को देख के एनालाइज करके उसके जजमेंट्स को बता सकता है, सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो किसी भी जजमेंट को दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है, अपना सजेशन दे सकता है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है टीचिंग में, दिस इज़ सो इजी। टीचर का होना ज़रूरी है, जो नॉलेजेबल हो। अगर नॉलेजेबल नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, मोटिवेटेड नहीं होगा, तो बच्चे जो है जल्दी डिस्करेज होते जाएंगे, और नॉलेजेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली एक टीचिंग हो नहीं पाएगी। लर्नर होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए। इट डजेंट मीन कि कोई लर्नर आ गया बट ही इज़ नॉट विलिंग एट ऑल। कैपेबल होना चाहिए लर्न करने के, तभी टीचिंग पॉसिबल हो पाएगी। कंटेंट होना चाहिए, राइट, मेथड। अब अब जब एक एक चीज़ होती है कि मटेरियल होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, या फिर वीडियोस हो, या फिर लर्निंग को पॉसिबल करने के लिए कुछ ऐसे मेथड्स लाइक पिक्चर्स, माइंड मैपिंग, और वीडियोस होने चाहिए, या टेक्स्ट बुक्स, ऐसे मटेरियल हो, तब जाके लर्निंग पॉसिबल हो पाएगी। इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं कि अब नॉइज़ में आप पढ़ाओगे, ऐसा तो नहीं है। देयर शुड बी अ लर्निंग एटमॉस्फेयर, एक क्वाइट इन्वायरमेंट होना चाहिए। इवैल्यूएशन, जैसे एनुअल एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, तो इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है, तब जाके पता लगता है कि स्टूडेंट कितना स्कोर कर पा रहा है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है। वॉट आर द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लर्नर की एज, उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, उनके अंदर मोटिवेशन कितना है, राइट, हर लर्नर के लिए हमें जो टीचर होता है उसको अलग अलग लर्निंग स्टाइल, सॉरी, अलग अलग टीचिंग स्टाइल अपनाना पड़ता है, और हर लर्नर का लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग होता है। बेसिकली मेरा जो पर्सनल मेरा लर्निंग स्टाइल ऐसा है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो आई नीड अ क्वाइट रूम। मैं मतलब अगर बगल में आवाज़ हो रही हो तो आई कांट रीड, और मुझे क्वाइट रूम चाहिए। और लाइक मैं थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की आदत है मुझे, तो थोड़ा सा ऐसा, तो मुझे एक क्वाइट रूम चाहिए, मुझे कोई ऐसा है। तो ऐसे अपना हर एक लर्नर का जो है लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। और उसे प्रायर नॉलेज मीन्स कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट वो पढ़ रहा है तो उसमें उसको प्रायर नॉलेज कितनी है, उसमें पहले से उसकी समझ कितनी है। अगर बिल्कुल भी नहीं है देन ही मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स हेल्प टीचर्स सेलेक्ट मेथड्स एंड मटेरियल्स इफेक्टिवली। सो इसमें लर्नर्स हेल्प टीचर्स सेलेक्ट मेथड्स एंड मटेरियल्स इफेक्टिवली। सो लेकिन लर्नर को समझना भी बहुत कंपलसरी होता है इसके अंदर। Now, what are the characteristics of adolescent and adult learners? ओके, सो एडोलेसेंट, जब कोई लर्नर जो 18+ का जो अडल्ट है अगर, तो उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उस टाइम तक उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, उनके अंदर डेवलप हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करने लगते हैं, हर एक प्रॉब्लम को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, उन्हें समझना शुरू कर देते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका कॉज और उसका इफेक्ट वो समझने लग जाते हैं। उनको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जिनके अंदर वो थोड़ा गाइडेंस वो ग्रैब कर पाए टीचर की, तो उससे वो कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देते हैं।
पीयर इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है ग्रुप डिस्कशंस में, या फिर डिबेट्स हैं, या फिर ग्रुप डिस्कशंस है, तो दीज थिंग्स मैटर्स, ठीक है, कहीं ना कहीं मैटर करती है। क्योंकि अगर एक लर्नर एक ग्रुप ऑफ लर्नर के साथ है तो 10 चीज़ें उसको पता लगेगी, ठीक है। डिज़ायर एक्सेप्टेंस, ओके। नाउ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि एक लर्नर जो है वो हर वक्त मोटिवेटेड नहीं होता है, बहुत सारी सिचुएशंस होती है इसके अंदर उसको डीमोटिवेट फील होगा, राइट। सेंसिटिव क्रिटिसिज्म मीन्स होता है कि अब एक लर्नर को कोई टीचर ऐसा है जो बहुत डिस्करेज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो एक लर्नर लर्न नहीं कर पाएगा। So these things also matters, okay। Now cognitive is transition from concrete to abstract thinking। so धीरे धीरे जो उसका माइंड है वो concrete thinking से कहाँ ट्रांजिशन होता है उसका abstract thinking में। so this is the characteristics of adult learners। नाउ गोल ओरिएंटेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, राइट। हर एक चीज़ को, रोड लर्निंग तो ख़त्म ही हो जाती है, रोड लर्निंग इज़ नॉट देयर एट ऑल, ओके। गोल ओरिएंटेड होते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने वाले होते हैं। प्रेफर एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, मतलब ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आप थ्योरी तो पढ़ रहे हो बट थ्योरी को इम्प्लीमेंट कहाँ करना है। अगर आप न्यूटन के लॉ पढ़ रहे हो तो न्यूटन का लॉ, तो चाहे ग्रेविटी का हो तो ग्रेविटी का लॉ हम सब जगह अप्लाई कर पाए, यूनिवर्सली अप्लाई हो रहा है, तो वो एक नॉलेज जो हम ग्रैब तो कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, राइट। इंडिपेंडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इमोशनली मेच्योर, सेल्फ डायरेक्टेड, दीज आर द सिंपल थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड, ओके, जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। रिच एक्सपीरियंस होने लगता है उनको, एनालिटिकल होने लगते हैं, रिफ्लेक्टिव, हर एक प्रॉब्लम को समझना, क्रिटिकल थिंकिंग रखना और उस पर राय देना, ये चीज़ें उनके अंदर आने लगती है। So this is a part first of the video. I hope you like this video. Thank you so much. And don't forget to follow, subscribe, and share this video and comment how you like it. Thank you, sir. Thank you very much.